हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज दोस्तों हम यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के कॉमर्स के क्वेश्चंस हम फिर से देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये आपसे एक तरीके से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज़ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इनमें से कौन सा अथॉरिटी इशू करती है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को। हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम दूंगा मैं आपको सोचने के लिए। पहला देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट काउंसिल है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर है, तीसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और चौथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी ऑप्शन फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो ए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज इशूड बाय बोथ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इशू करता है और इसके साथ साथ ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी इशू करता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, कौन सा ऐसा एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट है इसमें से जिसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी कहा जाता है? क्या है वो? बिल ऑफ लेडिंग है, मेड्स रिसिप्ट, परफॉर्मा इनवाइस है या बिल ऑफ एक्सचेंज है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए बिल ऑफ लेडिंग, यानी ऑप्शन ए वाला जो है वो बिल्कुल सही। ए बिल ऑफ लेडिंग एक शिपिंग डॉक्यूमेंट होता है, इशूड टू एन एक्सपोर्टिंग फर्म को इशू किया जाता है या एक्सपोर्टिंग फर्म के बैंक को बाय कॉमन कैरियर के द्वारा दैट ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स को। इट सर्व्स एज ए रिसिप्ट, ये रिसिप्ट भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के नाम से भी इसको जाना जाता है। एज ए रिसिप्ट इट इंडिकेट्स दैट द कैरियर, इसका मतलब ये होता है, ये दिखाता है रिसिप्ट होने के नाते कि कहीं ना कहीं कैरियर ने रिसीव कर लिया है स्पेसिफाइड गुड्स को। वाइट कलर बिल ऑफ एंट्री इज फॉर, वाइट कलर बिल ऑफ एंट्री किस लिए होती है? वेयर हाउसिंग के लिए, फॉर एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री, फॉर होम कंजम्पशन या नन? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कहीं ना कहीं, क्या आंसर होना चाहिए? तो फॉर होम कंजम्पशन, फॉर होम कंजम्पशन इसका राइट आंसर होगा। वाइट कलर बिल ऑफ एंट्री इसीलिए होती है फॉर होम कंजम्पशन के लिए। नाउ होम कंजम्पशन बिल ऑफ एंट्री इन वाइट कलर, दिस हैज़ टू बी फिल्ड व्हेन द importer wants to clear the goods on payment of duty and remove them to his premises immediately. Who issues maid's receipt? कौन इशू करता है मेड्स की रिसिप्ट? मेड्स रिसिप्ट कौन इशू करता है? शिपिंग कंपनी, कस्टम अथॉरिटी, पोर्ट सुपरवाइजर या कैप्टन ऑफ द शिप? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों कैप्टन ऑफ द शिप, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय, लेटर ऑफ क्रेडिट LOC किसके द्वारा इशू किया जाता है? इंपोर्टर, बैंकर ऑफ इंपोर्टर, कस्टम ऑफिसर या नन ऑफ द अबव? लेटर ऑफ क्रेडिट जो इशू किया जाता है वो किया जाता है बैंकर ऑफ इंपोर्टर के द्वारा, यानी ऑप्शन 2 वाला जो है वो बिल्कुल सही है। IEC नंबर इज इशूड बाय, IEC नंबर इशूड किया जाता है किसके द्वारा? कौन सी अथॉरिटी इशू करती है? फॉरेन मिनिस्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या चैम्बर ऑफ कॉमर्स? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, यानी ऑप्शन फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। IEC नंबर जो इशू किया जाता है वो किया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा। तो IEC की फुल फॉर्म होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इशू करता है, इसको DGFT भी कहा जाता है। ठीक है, IEC एक 10 डिजिट कोड है और इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। WTO इस्टेब्लिश किया गया था कब? 1 जुलाई 1995, 1 जनवरी 1995, तो बिल्कुल सही है कि 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। एयरवे बिल उसी तरीके से होता है, सेम एज विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट व्हेन गुड्स आर सेंट थ्रू एयर इंस्टेड ऑफ शिप? तो एयर के लिए एयरवे बिल, तो भाई पानी के लिए, शिप के लिए कौन सा बिल इशू किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बिल ऑफ लेडिंग, यानी ऑप्शन जो थर्ड है वो बिल्कुल सही है। हु प्रिपेयर्स इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट व्हेन गुड्स अराइव एट इंपोर्टर्स कंट्री? इंपोर्टर, डॉक ऑफिसर, कैप्टन ऑफ द शिप या नन ऑफ द अबव? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है डॉक ऑफिसर, यानी
डॉक ऑफिसर ही बनाता है इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, ठीक है, व्हेन गुड्स अराइव एट इम्पोर्टर्स कंट्री, जब इम्पोर्टर्स की कंट्री में गुड्स अराइव होते हैं, पहुंचते हैं, तो इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट को बनाने का काम डॉक ऑफिसर का ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स टू एक्सपोर्टर, IEC नंबर, RCMC, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन प्रोवाइड करता है सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स टू एक्सपोर्टर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है RCMC। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, RCMC। नाउ बिल ऑफ एंट्री फॉर कीपिंग गुड्स इन वेयरहाउस इज ऑफ, बिल ऑफ एंट्री फॉर कीपिंग गुड्स इन वेयरहाउस इज ऑफ, तो ये कहीं ना कहीं येलो कलर इसका सही आंसर है, ऑप्शन 4 इसका सही है। बिल ऑफ लेडिंग इशूड बाय, बिल ऑफ लेडिंग किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो ये इशू किया जाता है शिपिंग कंपनी के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है पहला वाला वो बिल्कुल सही है, बिल ऑफ लेडिंग इशू किया जाता है शिपिंग कंपनी के द्वारा। नाउ द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी, साइज, वेट, शेप एक्सेट्रा ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स विच द एक्सपोर्टर कैन सप्लाई इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? परफॉर्मा इनवाइस, कॉमर्शियल इनवाइस, परफॉर्मा कॉमर्शियल दोनों इनवाइस या नन? राइट आंसर है दोस्तों इसका परफॉर्मा इनवाइस, यानी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंटेन करता है सारी डिटेल इंफॉर्मेशन को, जानकारी को, चाहे वो प्राइस से संबंधित हो या क्वालिटी से संबंधित हो, साइज़ हो या वेट हो या शेप हो, प्रोडक्ट की सारी जानकारी कहीं ना कहीं परफॉर्मा इनवाइस में होती है, विच द एक्सपोर्टर कैन सप्लाई इज कॉल्ड परफॉर्मा इनवाइस। नाउ द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द, ऐसे इंस्ट्रक्शन जो इशू किए जाते हैं सुपरिंटेंडेंट के द्वारा स्टाफ को एट द गेट ऑफ पोर्ट टू परमिट द एंट्री ऑफ कार्गो इनसाइड द डॉक इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? मेड्स रिसिप्ट, बिल ऑफ एंट्री, केटिंग ऑर्डर या नन? राइट आंसर है इसका दोस्तों केटिंग ऑर्डर, यानी ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही है। Which of the following modes of entry does the domestic manufacturing gives the right to use intellectual property such as patent, trademark to a manufacturers in a foreign country for fee? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों लाइसेंसिंग, यानी ऑप्शन पहला जो है वो बिल्कुल सही है। लाइसेंसिंग में क्या है? देखिए अंडर द लाइसेंसिंग मॉडल में अ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो लाइसेंसर होता है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर मतलब लाइसेंसर, ग्रांट्स ए लाइसेंस टू ए फॉरेन मैन्युफैक्चरर लाइसेंसी, यानी एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जिसको लाइसेंसर भी कहा जाता है, वो ग्रांट करता है एक लाइसेंस किसको? फॉरेन मैन्युफैक्चरर को, जिसको लाइसेंसी भी कहते हैं, ताकि वो यूज़ कर सके इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट या ट्रेडमार्क। हैंस द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? लाइसेंसिंग। Outsourcing a part of your entire production and concentrating on marketing operations in international business. आउटसोर्सिंग एक पार्ट है एंटायर प्रोडक्शन का एंड कंसंट्रेट करता है ऑन मार्केटिंग ऑपरेशंस इन इंटरनेशनल बिजनेस में, तो ऑप्शंस कौन सा सही होना चाहिए? लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या नन? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो आउटसोर्सिंग ए पार्ट ऑफ योर एंटायर प्रोडक्शन एंड कंसंट्रेटिंग ऑन मार्केटिंग ऑपरेशंस इन इंटरनेशनल बिजनेस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो आउटसोर्सिंग ए पार्ट ऑफ एंटायर प्रोडक्शन एंड कंसंट्रेटिंग ऑन मार्केट ऑपरेशन इज इन इंटरनेशनल बिजनेस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। व्हेन 2 और मोर फर्म, जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स एक साथ मिलकर क्रिएट करती हैं एक नया बिजनेस एंटिटी जो कि लीगली सेपरेट होता है एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, इट इज़ नोन एज, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों जॉइंट वेंचर, यानी ऑप्शन 4 इसमें बिल्कुल सही है। लिमिटेड प्रेजेंस इन फॉरेन मार्केट्स इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपोर्टिंग। लिमिटेड प्रेजेंस इन फॉरेन मार्केट, ये दे रखा ऑप्शन, लिमिटेड प्रेजेंस इन फॉरेन मार्केट क्या है? एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? दोस्तों ये डिसएडवांटेज है कहीं ना कहीं, ऑप्शन जो है इसमें डिसएडवांटेज सही होगा, जबकि बाकी जो दे रखी हैं वो सब एडवांटेजेस हैं।
ठीक है। तो लिमिटेड प्रेजेंस इन फॉरेन कंट्री, एक्सपोर्टिंग टिपिकली मीन सेंडिंग गुड्स टू फॉरेन मार्केट। एक्सपोर्टिंग का टिपिकली मतलब यही होता है कि सेंड करना, ठीक है, फॉरेन गुड्स को फॉरेन मार्केट में फॉर सेलिंग पर्पस क्या होता है, सेल करना, बेचना सामान को। एक्सपोर्ट फर्म्स ऑपरेट फ्रॉम देयर होम कंट्री, एक्सपोर्ट फर्म्स ऑपरेट करती हैं अपनी ओन कंट्री से, एंड हैंस हैव लिमिटेड प्रेजेंस होता है उनका फॉरेन कंट्रीज़ में, इसी वजह से विच मेक्स इट इज़ ए डिसएडवांटेज बनाता है इस उन लोगों के लिए, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए, फर्म्स के लिए। तो क्या है, लिमिटेड प्रेजेंस इन द फॉरेन कंट्री एक डिसएडवांटेज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट आइटम, इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट आइटम नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, बासमती चावल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं बासमती राइस होना चाहिए, क्योंकि ये मेजर एक्सपोर्ट आइटम नहीं है। एक्सपोर्ट तो करती है इंडिया बासमती राइस को, पर इतना एक्सपोर्ट नहीं करती है, मेजर एक्सपोर्ट आइटम नहीं है। जबकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल गारमेंट कहीं ना कहीं मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स हैं। इंडियाज़ मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स इंक्लूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स ज्वेलरी, ड्रग फॉर्मुलेशन एक्सेट्रा। Additionally, the value of the various types of machinery India exported were valued at over 29 billion US dollars है। Other major exports includes spices या मसाले, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू वगैरह, एग्रीकल्चर, along with iron and steel कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करती हैं इसके अलावा भी। Which of the following is not, नहीं है इंडिया का मेजर इम्पोर्ट आइटम। इम्पोर्ट आइटम नहीं है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन कहीं ना कहीं इम्पोर्ट आइटम नहीं है इंडिया का, मेजर इम्पोर्ट आइटम। जबकि ऑयल एंड पेट्रोल प्रोडक्ट, पर्ल्स एंड प्रीशियस प्रोडक्ट्स, मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करती है इंडिया। तो हेयर इज़ ए टॉप ऑफ 8 इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। 8 इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। ऑयल, प्रीशियस स्टोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक्स, एनिमल्स एंड वेजिटेबल ऑयल और आयरन एंड स्टील। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंगेस्ट इंडियाज़ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि देख पा रहे हैं आप, न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, जबकि यूएसए, यूके और जर्मनी कहीं ना कहीं ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं। न्यूजीलैंड इज़ नॉट अमंग इंडियाज़ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया के जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया है। Which of the following goods or services could not be provided by a pure free market economy? इनमें से कौन सा गुड्स और सर्विस could not be provided by a pure free market economy? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पेंशन, नेशनल डिफेंस या एजुकेशन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस कहीं ना कहीं नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स और सर्विस कुड नॉट बी प्रोवाइडेड बाय प्योर फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो नेशनल डिफेंस इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जबकि बाकी है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इंटरप्टेड बाय, द एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इंटरप्टेड बाय, तो इसमें नन है, इसमें से कोई भी नहीं है दोस्तों इसका। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी रिजल्ट्स इन, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी रिजल्ट्स इन क्या आंसर होना चाहिए इसका? अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एट टॉप लेवल, कॉस्ट लाइन्स ऑफ डिसीजन, अनेबलिंग द मैनेजर टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्कलोड। तो अनेबलिंग द मैनेजर्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्कलोड, यानी ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो पीछे अब करवा रहा हूँ मैं, ये वाले ये क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए हैं, पिछले प्रीवियस ईयर्स में। Now the record of countries transaction in goods, services, assets with the rest of the world is its, इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी ऑप्शन डी सही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाएगा। एन एंट्री ₹500 वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट में पोस्ट कर दी, जबकि मशीनरी अकाउंट में पोस्ट करनी थी। एज वेजेस आर टू बी कैपिटलाइज, इट इज़ एन एरर ऑफ, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो कहाँ गया एरर ऑफ प्रिंसिपल? ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको, एरर ऑफ प्रिंसिपल सही है। टेबल ए ऑफ द कंपनीज एक्ट कैन बी अडोप्टेड बाय, टेबल ए ऑफ द कंपनीज एक्ट कैन बी अडोप्टेड बाय किसके द्वारा?
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बिल्कुल सही है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही है जो रिलेटेड है टेबल ए ऑफ द कंपनीज एक्ट से, और ये अडॉप्टेड फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नाउ व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ जीपी, निकाल ही लोगे आप, ये आंसर दे रखा है यहाँ पे, आंसर सी है इसका, ये आंसर आ रहा है 3100 रुपये लॉस। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं होता तो बता दीजिएगा, बता दूंगा मैं। आंसर इसका भी आंसर सी है, इसका आंसर 30 है। पढ़ लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और देख लीजिएगा कैसे करना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्रीकल्चरल इनकम्स, इनकम फ्रॉम लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम कैटल ब्रीडिंग या रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। क्या होना चाहिए ऑप्शन इसका, तो रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, यानी ऑप्शन जो डी है दोस्तों वो कहीं ना कहीं इसका सही है कि रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड ऑप्शन सही है, और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ये एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। नाउ टाइम सीरीज डील्स विद ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल एंड इर्रेगुलर वेरिएशन से डील करती है। तो ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल और इर्रेगुलर वेरिएशन से डील करती है टाइम सीरीज। इसका आंसर है बी, इसका आंसर आपको निकल के आएगा 5000। ओपनिंग स्टॉक कुछ 15000 है, परचेज 40000 है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 52 है और सेल्स आपकी 57 दे रखी है, निकाल सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्यूड एज ए नेशनल डेप्ट, कौन सा नेशनल डेप्ट की तरह से नहीं देखा जाता है? प्रोविडेंट फंड पीएफ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एनएससी या लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। राइट आंसर है दोस्तों इसका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी ऑप्शन सी वाला जो है वो बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट होगा। कौन सी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है? कैटल ब्रीडिंग, फॉरेस्ट कल्टीवेशन और हंटिंग या आयरन एंड स्टील। राइट आंसर है दोस्तों इसका हंटिंग, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स मोर हैविली ऑन द सेलर इन ए मार्केट व्हेन, जब डिमांड इलास्टिक होती है और सप्लाई इनइलास्टिक होती है तब बर्डन बहुत ज़्यादा होता है सेलर पर मार्केट में। नाउ द टोटल सम ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री इन ए ईयर माइनस डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, एनडीपी। मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन आइदर प्राइस और आउटपुट, आइदर प्राइस और आउटपुट। द वर्क्स मैनेजर गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दे रखा है, तो क्या करेंगे? रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर लीजिएगा, 10/100 10 हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल होगा, 11 2 जा 22 होता है, 200 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी इस तरीके से आ जाएगा 200। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, भाई आपको x की वैल्यूज़ दी हैं, f की वैल्यूज़ दी हैं, बताना इसका आंसर क्या होगा, मीन बताना है दोस्तों। तो कैसे बताएंगे मीन? देखिए मीन कैलकुलेट करने के लिए वी कैलकुलेट एन एस्टीमेट ऑफ द मीन विद द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है, वेयर एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी को कहते हैं और एक्स जो होता है वो मिड पॉइंट होता है किसी ग्रुप का, तो एक्स मीन्स उसको सम भी कहा जाता है। तो कैसे आएगा? देखिए 145 की मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई 145 की 10 से, इसी तरीके से आप करेंगे तो 155 की मल्टीप्लाई 12 से, 165 की मल्टीप्लाई 15 से और 175 की मल्टीप्लाई 10 से, और सबको जोड़ लेंगे और नीचे लिखेंगे 10 + 12 + 15 + 10 इस तरीके से। तो इन सबको जोड़ने पर नीचे डिनोमिनेटर में 47 और न्यूमरेटर में 7535 आएगा, उसको फिर डिवाइड देना पड़ेगा 47 से, तो ये आंसर आ जाएगा 160.32, यानी ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मेन एडवांटेज, मुख्य एडवांटेज, बेनिफिट क्या है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का? तो स्पेशलाइजेशन इसमें सही है, मेन एडवांटेज स्पेशलाइजेशन को कहा जाता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेन एडवांटेज ऑफर ए हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन
Employees are possible to become experts. Staff working skills can be effectively improved. Could enhance the work efficiency and productivity due to the specialized skills and technology. Interest on single saving account in post office is exempt up to the following limit. तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3500, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट ऑन सिंगल सेविंग अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस एग्जेम्प्ट है कहाँ तक? 3500 रुपये तक। तो पोस्ट ऑफिस saving account interest up to 3500 is tax exempted. If you have a post office saving account, interest earned on the same up to 3,500 in a financial year is a tax exempt in case of an individual amount. In case you have a joint account है आपके पास, तो exemption जो है कहाँ तक जाती है? 7,000 रुपये तक। Share of partner in the income of partnership firm shall be taxable, exempted, fully exempted या partially exempted। दोस्तों इसमें फुली एग्जेम्प्टेड यानी ऑप्शन सी सही है कि शेयर ऑफ पार्टनर इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शैल बी फुली एग्जेम्प्टेड। द शेयर ऑफ द पार्टनर इन द टोटल इनकम ऑफ द फर्म इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर एज द सेम हैज ऑलरेडी बीन टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लॉसेज ऑफ द फर्म शुड बी कैरीड फॉरवर्ड, लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, एंड नॉट अलाउड टू बी एलोकेटेड टू द पार्टनर्स। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन को दबा लिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है आज और 2-3 वीडियो और डालूं आप लोगों के लिए जो आपको हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत।